हेलो एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। जेई पीवाई की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो 10 पेपर हुए थे, उन पेपर में जो सवाल वर्क, एनर्जी एंड पावर से थे, उन सभी सवालों को आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिएगा। टोटल 10 पेपर में 11 सवाल थे इस चैप्टर से, और मैं समझता हूँ कि ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हैं कि हर पेपर में एक सवाल आया है, और इसलिए बिल्कुल भी आप इस चैप्टर में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एंड अगेन, वर्क, एनर्जी, पावर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन फिजिक्स के ऑलमोस्ट हम हर चैप्टर में देखते हैं, और इसीलिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसके हर सवाल, हर कॉन्सेप्ट को आपको काफ़ी अच्छे से सिखा सकूं। एकदम ध्यान से सुनिएगा और हर सवाल को सीखते जाइएगा। शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो 22 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया था। A force F equal to 2I cap plus BJ cap plus K cap is applied on a particle and it undergoes a displacement I cap minus 2J cap minus K cap. What will be the value of B when the work done on the particle is 0? All right, देखिए हमको यहाँ पर B की वैल्यू बतानी है जिस तरह से कि वर्क की वैल्यू 0 हो जाए। हम जानते हैं कि जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगा करके बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, तब बॉडी पे लगने वाले फोर्स के थ्रू वहां पर वर्क होता है ना। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं एंड उस फोर्स लगाने के दौरान अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि उस फोर्स ने बॉडी पे कुछ वर्क किया है। यहाँ पे हमें फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के भी एक्सप्रेशन की जानकारी है, और बताना है कि बी की क्या वैल्यू मेंटेन करें कि वर्क की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर जो समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज ए, एंड वेक्टर ए है हमारा, मान लिया जाए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये मान लो मेरा फर्स्ट वेक्टर है, एंड सेकंड वेक्टर है b, दैट इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तब अगर आपको a डॉट b करना हो, अगर आपको वेक्टर a एंड वेक्टर b के डॉट प्रोडक्ट को करना हो, तब उस केस में a डॉट b को फाइंड करने के टोटल दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला तो होता है हमारा ए बी कॉस थीटा, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अगर आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करना हो, तब उस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, है ना। ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी कॉस थीटा। बट इस फॉर्मूले को आप तब यूज करते हैं जब आपको दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड की जानकारी हो और हमें उन दोनों वेक्टर्स के बीच में रहने वाले एंगल की जानकारी हो, तब जाकर के हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन हो, आई कैप, जे कैप, के कैप मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर हमको वेक्टर के कंपोनेंट की जानकारी हो, तब डॉट प्रोडक्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। और ये दोनों ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये तो मेरी पहली बात रही। अब यहाँ पर जो वर्क की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट फोर्स के लिए, अगर फोर्स कांस्टेंट हो, अगर फोर्स की वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए, तब वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है एफ डॉट आर। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को ही हम वर्क कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फोर्स भी हमको कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन है एंड हमको डिस्प्लेसमेंट भी कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन है, और इसीलिए मैं एफ डॉट आर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। मतलब मुझे करना क्या होगा, मुझको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स के कंपोनेंट से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली मुझे वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। जेड एक्सिस के अलॉन्ग मुझे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा, और उन सबका एल्जेब्रिक सम करना होगा। इससे मुझको क्या मिल जाएगी, वर्क की वैल्यू मिल जाएगी। और वर्क मुझे बनाना कितना है, वर्क मुझे बनाना है 0। सो फाइनली मैं RHS में 0 मेंटेन करके फाइनली इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए क्या मिलता है हमें, तो इंप्लाइज दैट एफ डॉट आर की अब अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, तो यहाँ पर एफ का, फोर्स एफ का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कितना है, दैट इज 2, एंड डिस्प्लेसमेंट की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट कितनी है, 1। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1 प्लस, अब मुझको फोर्स की वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट की वाई एक्सिस के कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पर ये b है और यहाँ पर -2 है, तो ये हो जाएगा b इंटू -2। सिमिलरली मुझको जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी दोनों वेक्टर के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे फोर्स की जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हो गई 1, और यहाँ पर होगी डिस्प्लेसमेंट के लिए -1।
सो 1 इंटू -1 यहाँ पर मुझे करना है। एंड फाइनली वर्क की वैल्यू क्योंकि मुझे 0 मेंटेन करनी है तो मैंने 0 मेंटेन कर दिया। तो फाइनली आंसर आ गया मेरा। तो 2 - 2b -1 इज इक्वल टू 0 implies that 2 - 1 is 1 इक्वल टू 2b। तो फाइनली b की जो वैल्यू आ रही वो आ रही है 1/2। तो अगर b की वैल्यू 1/2 मेंटेन कर दिया जाए, इन दैट केस वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो b की वैल्यू 1/2 होगी। तो अगर मैं 1/2 देखूं तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। ऑप्शन 2 सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से आया है। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाइएस्ट पॉइंट इज। बहुत आसान सवाल है और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के भी कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, जिसका सवाल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब आप किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से एक एंगल मेंटेन करते हुए अदर देन 90 जब आप फेंकते हैं, तब उस केस में जो बॉडी का मोशन होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तब उस केस में बॉडी एक पैराबोलिक पाथ में मूव करती है और इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यहाँ पर बस आप हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल मेंटेन नहीं कर सकते अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन मेंटेन करना है तो, क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करेंगे मतलब आप बॉडी को वर्टिकली फेंकेंगे तो सीधा ऊपर जाकर के फिर नीचे आएगी। इन दैट केस द मोशन विल बिकम द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और क्योंकि यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर एंगल 90 डिग्री परमिटेड नहीं होता। अब यहाँ पर जो बॉल है उसका मास 100 ग्राम है और उसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री मेंटेन करते हुए फेंका गया। तो कहता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट आएगा। दो पॉइंट्स के बीच की बात की जा रही है, जहां पर पहला पॉइंट क्या है मेरा, पहला पॉइंट है मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से हम फेंकते हैं बॉडी को, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। एंड द हाईएस्ट पॉइंट जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पर जो बॉल है, जो हमारी बॉडी जिसको हमने फेंका है, उसको फेंकने के बाद नाउ द बॉल इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब वो ग्रेविटी के हवाले है। अब उसके मोशन को कंट्रोल करने वाला कौन है, सिर्फ ग्रेविटी है। अब उस पर और किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और ग्रेविटी जो फोर्स एग्जर्ट करती है, जिसके थ्रू वो एक्सेलरेट करती है बॉडी को, वो वर्टिकली डाउनवर्ड करती है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। और इसलिए यहाँ पर जो बॉल है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फील करेगी, एक्सपीरियंस करेगी और एक्सेलरेट होगी भी। लेकिन इस वर्टिकल एक्सेलरेशन का क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, इसका ये मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी की कंपोनेंट होगी वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगी और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हमारी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। और जहां तक वर्टिकल डायरेक्शन का सवाल है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन को एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इस वेलोसिटी की दो कंपोनेंट निकाल देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक वर्टिकल के अलोंग। वर्टिकल के अलोंग की मुझे रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं सवाल के लिए, बट निकाल सकते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 20 cos 60, इजंट इट। जहां तक वर्टिकल कंपोनेंट के सवाल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 sin 60। नाउ अब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मेरी वेलोसिटी की कंपोनेंट होगी वो कांस्टेंट रहेगी। और ये हो जाएगी 20 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो फाइनली मुझे मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। अगर अब मैं बात करूं हाईएस्ट पॉइंट की, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे अभी भी जो हमारी वेलोसिटी रहेगी वो 10 मीटर पर सेकेंड मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट की, तो हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी वेलोसिटी की, दैट विल बिकम 0। जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली तो मूव करती रहेगी, बट वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे जो होगी वेलोसिटी की, दैट विल बिकम 0। ऐसा इसलिए, अगर वो 0 ना होती तो वो और ऊपर जाती, बट यहाँ से वो लौटने का सिलसिला चालू करेगी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगी। एक बात आपको और भी बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जब कभी भी कोई भी बॉडी किसी कर्व्ड पाथ के अलग मूव करती है, तो किसी भी पॉइंट पे कर्व के अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तब उस केस में आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट के अलोंग ही हमारी वेलोसिटी का उस पॉइंट पे डायरेक्शन होगा।
भले ही हमारा जो कर्व हो वो सर्कुलर कर्व हो, एलिप्टिकल कर्व हो, हाइपरबोलिक कर्व हो, पैराबोलिक कर्व हो, डजेंट मैटर, किसी भी कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग जब भी बॉडी की मूवमेंट होगी तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो उस पॉइंट के टेंजेंट के अलॉन्ग हम लेते हैं। एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मेरा टेंजेंट बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, मतलब वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल है जिसकी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं हो सकती। अब मैं आंसर के काफ़ी क्लोज हूँ, तो मुझको बताना था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने तक उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट आएगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ K1 की, एंड K1 क्या है यहाँ पर, K1 इज द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू मास की वैल्यू 100 ग्राम है, दैट इज 0.1 kg, और हमने कितनी स्पीड से फेंका था, हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था। सो हाफ mv स्क्वायर, सो 20 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400। फाइनली 400 इंटू पॉइंट विल बिकम 40, 40 बाई 2 विल बिकम 20। तो फाइनली 20 जूल की काइनेटिक एनर्जी हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में बॉडी को प्रोवाइड की थी। अब मैं बात करता हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी K2, दैट विल बी इक्वल टू हाफ, मास अभी भी 0.1 रहेगा, बट टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारी अब स्पीड की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज 10। सो हाफ mv स्क्वायर में यहाँ पर v की जगह में आ जाएगा 10, और 10 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 100। तो फाइनली अगर आप देखेंगे 0.1 इंटू 100 विल बिकम 10, 10 बाई 2 विल बिकम 5। तो 5 जूल हमारी काइनेटिक एनर्जी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो अगर मुझको डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बतानी है, इट विल बी इक्वल टू K1 माइनस K2, तो 20 माइनस 5 इज 15। तो 15 जूल इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। 15 जूल, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जो है भी ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑन वर्टिकल प्लेन एज शोन इन फिगर। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट A इज 10 मीटर पर सेकेंड। द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट B एंड C इज। ऑलराइट, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कह रहा है कि एक बॉडी है जिसके मास की वैल्यू 100 ग्राम है और वो वर्टिकल प्लेन में एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, मीन्स एक सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अब कहता है कि पॉइंट ए पे जो बॉडी के पास स्पीड थी उसकी वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे होगी उसका रेशियो क्या होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हमें 10 लेने को कहा गया है। तो देखिए, बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम वर्क एनर्जी पावर में एक थ्योरम पढ़ते हैं और उस थ्योरम का नाम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, द नेम ऑफ द लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं हम, तो मैं बता दूं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक सिस्टम की, उनका सम हमारे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है ना। तो यहाँ पर के से मैं काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा हूँ, यू से मैं पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा हूँ, और इस से मैं मैकेनिकल एनर्जी को शो कर रहा हूँ। तो अगर हम किसी सिस्टम के काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कर दें तब हमको सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और हम इसी मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी सिस्टम पे किसी भी तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं होता, तभी जाकर के सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है ना। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी सिस्टम पे किसी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क न हो और किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क न हो, इन दैट केस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, और इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क नहीं होना चाहिए, किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क नहीं होना चाहिए, तब जाकर के मैं कह सकता हूं कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। जो शुरुआत में मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू रहेगी वो किसी अदर इंस्टेंट पे भी रहेगी, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बार जैसे ही हमने बॉडी को थ्रो किया विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अब वो घूमना चालू की, और अब उसके ऊपर सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं। पहला तो फोर्स कौन अप्लाई कर रही है, जो इस स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन होगी, और दूसरा कौन फोर्स अप्लाई कर रही है, जो कि हमारी ग्रेविटी है। एक बार आपने इस बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दी, अब वो जैसे आगे बढ़ना चालू की, अब उस पर सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं, एक तो जो स्ट्रिंग अप्लाई करेगी और दूसरा जो ग्रेविटी अप्लाई करेगी, तो दो ही फोर्सेस हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रिंग में रहने वाली जो टेंशन है
वो एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स है। और यहाँ पर जब हम ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो ग्रेविटी से डेवलप होने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। और कंजर्वेटिव नेचर के जो फोर्सेस होते हैं वो जब वर्क करते हैं तब वो काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। मतलब ये है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं और उन्होंने अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को कम किया है, तो जितना वो काइनेटिक एनर्जी कम करते हैं ठीक उतना ही पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देते हैं। या फिर अगर वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को उतना ही कम कर देंगे जितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आया है। और ये किनके केसेस में होगा? ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के केसेस में होगा। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। अगर मैं आपके सामने कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस के अदर एग्जांपल रखूं तो उसमें आएगा एग्जांपल में स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस होते हैं। बट अगर हम बात करें टेंशन इन स्ट्रिंग की, कॉन्टैक्ट फोर्स की, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर क्या हमारी इस बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? तो बिल्कुल है। स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन तो है ना, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो तो एक्ट करेगी ही करेगी। मैं टेंशन को तो हटा नहीं सकता क्योंकि उसी की मदद से ही हमारी जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। एक बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर जो भी है वो बॉडी को इसी स्ट्रिंग के थ्रू ही मिल रही होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बॉडी पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जरूर, बट वो वर्क नहीं कर रहा। वर्क क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है और किसी भी पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द टेंजेंट होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एंगल की वैल्यू कितनी है, वो 90 डिग्री है। और 90 डिग्री का एंगल होने के कारण यहाँ पर टेंशन इन स्ट्रिंग, जो टेंशन जो है हमारी स्ट्रिंग में, उससे होने वाले वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है भले, बट ये वर्क नहीं कर रहा। तो ये वाली जो बात है यहाँ पर फुलफिल हो गई। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। जैसे हमने बॉडी को मूव करवाया उसके बाद बॉडी पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा, तो ये वाली बात भी लागू हो गई। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और इसलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ K1 प्लस U1 की वैल्यू K2 प्लस U2 हो जाएगी। ऐसा मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। नाउ अब अगर हम यहाँ पर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी ही कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स है, तो उससे जो भी एनर्जी की बात होगी, जो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होगी और कोई एनर्जी तो हो नहीं सकती यहाँ पर, है ना। तो बॉडी के पास मोशन के कारण रहने वाली काइनेटिक जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। बॉडी के पास मोशन की वजह से रहने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। एंड ग्रेविटी के एक्शन में क्योंकि बॉडी की मूवमेंट हो रही है तो उससे डेवलप होने वाली एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और इसको यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत है। एक बात और बता दूं कि हम लोग हमारी सुविधा से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कहीं पर भी 0 ले सकते हैं, क्योंकि जनरली जब भी हम कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस के एक्शन में किसी भी सिस्टम के कन्फिगरेशन को चेंज होता हुआ देखते हैं, उस दौरान हम जनरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, है ना। जब भी किसी सिस्टम पे कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस एक्ट करते हैं, सिस्टम के कन्फिगरेशन को चेंज करते हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी की हम बात नहीं करते, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। और जो हमारा इनहेरेंट जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, वो डेल्टा यू बताता है। और इसीलिए शुरुआत में आप आपकी सुविधा से, आपके हिसाब से कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 कंसिडर कर सकते हो। और मैं काम करता हूँ सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, सुविधा के लिए, पॉइंट ए पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं मान लेता हूँ 0। पॉइंट ए पे मैंने 0 मान लिया। अब इस पॉइंट से बॉडी जितना ऊपर जाएगी उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा mgh। मैं बता दूं कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, अगर उसके आप ऊपर जाते हो h हाइट, जहां पर हाइट की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए अर्थ के साइज के कंपैरिजन में, तो अगर आप रेफरेंस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा प्लस mgh। और अगर आप रेफरेंस पॉइंट से, जहां पर आपने 0 लिया है, अगर उसके आप नीचे जाते हैं
तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा बाय द अमाउंट mgh, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh हो जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट बी एंड पॉइंट सी हमारे रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें इंक्रीमेंट आएगा और काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ लेनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब मैं बात करता हूँ ए से लेकर के बी तक की, और मैं देखता हूँ कि पॉइंट बी पे हमारी काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी। सिमिलर वे में हम पॉइंट सी पे भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका रेशियो ले लेंगे जो हमें पूछा गया है। तो अब मैं बात करता हूँ ए से लेके बी तक। तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? तो पॉइंट ए पे हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ, मास की जगह में 100 ग्राम के लिए 0.1 kg आ जाएगा, और स्पीड कितनी मेंटेन की थी हमने पॉइंट ए पे 10, तो डेफिनेटली यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरी पॉइंट ए की काइनेटिक एनर्जी हो गई। पॉइंट ए पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 0 लेने को कहा हुआ है, इक्वल टू, अब पॉइंट बी पे मुझको पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और काइनेटिक एनर्जी का मुझे रेशियो निकालने के लिए रिक्वायरमेंट आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी को तो मैं यहाँ पर के बी कर देता हूँ जो मुझे चाहिए, प्लस अब मुझे चाहिए होगी पॉइंट बी पे रहने वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, और वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो उसी को निकालने का हल्का सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आप देखेंगे तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के दौरान जो हाइट हमारी बॉडी ने डेवलप की है, जो मेंटेन की है, वो हाइट यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही होगी, और इस हाइट को मैं h1 मान लेता हूँ। और यहाँ पर पॉइंट बी पे जो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी mgh1, और यहाँ पर मुझको अब h1 की रिक्वायरमेंट आएगी। देखो h1 निकालना काफ़ी आसान है, h1 निकाला जा सकता है। यहाँ पर हमको जो रेडियस की वैल्यू है वो कितनी गिवन है? 2 मीटर गिवन है। इसका ये मतलब है कि पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट ए तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल पे ये एंगल के सामने वाली साइड हो गई कौन? हमारी परपेंडिकुलर। ये वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस, और 90 के सामने वाली ये जो हमारी ओबी साइड है, या ओबी जो हमारा ट्रायंगल के साइड बनेगा वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो ओ से लेके ए तक एंड ओ से लेके बी तक तो हमारा रेडियस है सर्कल का। तो ओ से ए तक अगर 2 मीटर है तो ओ से बी तक भी हमारा क्या होगा? 2 मीटर होगा। नाउ अब हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कॉस थीटा होती है। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह मैं 30 डिग्री पुट करूंगा, एंड कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पर 2 and 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मुझको ये लेंथ मिल गई √3। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 2 माइनस √3, यस और नो। और इसीलिए अब मैं डेफिनेटली पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूँ, एंड पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m, दैट इज 0.1, g की जगह में 10, एंड हाइट की जगह में मैं लिख दूंगा 2 माइनस √3, और इससे मुझको पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। सो फाइनली मैं के बी मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 100 इंटू 0.1 विल बिकम 10, 10/2 विल बिकम 5, माइनस ये वाला टर्म इधर के माइनस होगा। तो 0.1 इंटू 10 इज 1, तो ये सिंपली LHS में आकर के कितना हो जाएगा? 2 माइनस √3, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हो गई। मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 विल बिकम 3, माइनस इंटू माइनस प्लस होकर के यहाँ पर √3 आ जाएगा। तो लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलर वे में हमको क्या करना होगा? ए से लेकर के सी तक की जर्नी के लिए हमारी पॉइंट सी पे हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। अब चाहते तो बी से सी भी जा सकते हैं, अब चाहो तो ए से सी भी जा सकते हो, क्योंकि हर पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। लेकिन मैं ए से लेके सी तक चलता हूँ, तो ए के लिए फिर से वही हिसाब हो जाएगा। तो ए पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? सो 0.1 इंटू 100 विल बिकम 10, 10/2 विल बिकम 5, तो हमारा 5 अभी भी है। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 0 लेने को कहा हुआ है, इक्वल टू, अब मुझको काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी की रिक्वायरमेंट है, अब मुझको पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे? तो अगेन सेम तरह से हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो अगर आप देखेंगे अभी, तो यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है पॉइंट सी से इस रेडियस ओडी पे। तो नाउ आप देखेंगे ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 है। सो 90 प्लस 30 विल बिकम 120, और ये टोटल एंगल 180 होना चाहिए। तो 180 से अगर मैं 120 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डेफिनेटली ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये हाइट क्या होगी, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। अब OC भी मेरा रेडियस है, OD भी मेरा रेडियस है। खैर इस वाले ट्रायंगल में, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ,
इस ट्रायंगल पे अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू cos थीटा हो जाएगी। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू हमारी 2 है, इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 विल बी 1। सो डेफिनेटली ये जो हाइट आप देख रहे हैं इट इज इक्वल टू 1 मीटर। नाउ अब पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट ओ तक की दूरी कितनी है? पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट ओ तक की दूरी 2 मीटर है, जो कि मेरे रेडियस के बराबर है। एंड ओ से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की जो दूरी है वो 1 मीटर है। तो अगर मैं हाइट वाइज बात करूं तो पॉइंट सी की हाइट पॉइंट ए से कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 2 + 1 दैट इज 3 मीटर। और इसीलिए अब मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉइंट सी पे निकाल सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी हो गया के सी, जो मुझे चाहिए रेशियो के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा एम जी, एंड एच की जगह मुझे 3 लिख देना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो नाउ 0.1 into 10 will become 1, 1 into 3 will become 3. So kinetic energy at C will be 5 minus 3 that is 2. तो काइनेटिक एनर्जी मुझको पॉइंट सी पे मिल गया कितना? 2। ये जूल में होगा, ऑब्वियस बात है, ऐसा ही सिस्टम में हम डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो मेरी एनर्जी थी जूल में थी। तो अब मुझको बताना था कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे रेशियो क्या होगा। तो ठीक है, रेशियो निकालना आप देखिए, आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको दोनों का रेशियो बताना था। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दूँ तो मुझको काइनेटिक एनर्जी एट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी मिल जाएगी। और इसमें देखने में कोई दो राय नहीं है कि आंसर विल बी 3 + √3/2, है ना? तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 + √3/2। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 3 + √3/2 ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, जो दिया भी है। और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मैंने इस सवाल को समझाने के दौरान काफ़ी थ्योरी यूज की है, काफ़ी कुछ समझाया आपको। सिर्फ इतना ही कारण है कि आपको हर छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएं, सीखने में मिल जाएं, ताकि आप आने वाले हर सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएं। मैं समझता हूँ मेरी बातें काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है फोर्स F = x² y I cap plus y² j cap acts on a particle in a plane with x plus y = 10. The work done by this force during a displacement from 0,0 to 4 मीटर, 2 मीटर is dash joule. All right, ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट 2 डायमेंशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू 2 सेपरेट 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना? आपको जब भी 2 डायमेंशनल मोशन की जानकारी दी जाए, आप उसे 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग रिजॉल्व करना एंड सेपरेट 2 अलग अलग उसे 1 डायमेंशनल मोशन मान लेना। और ये काम मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ। और इन बातों को मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के डिस्कशन के दौरान काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो यहाँ पर आई कैप मेरी एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, जे कैप मेरे वाई एक्सिस को शो कर रहा है, और मैं दोनों डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन लिख करके मैं वर्क की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो मैं करने वाला हूँ। अब देखेंगे, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट वैल्यू का है कि वेरिएबल है, तो डेफिनेटली आप आंसर देंगे फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? जैसे जैसे हमारी बॉडी मूव करती जाएगी, जो हमारा पार्टिकल है जैसे जैसे मूव करता जाएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदलेगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई कोऑर्डिनेट भी बदलेगा। तो क्योंकि एक्स एंड वाई की वैल्यूज में कंटिन्यूस चेंज आएगा, द चेंज इन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि फोर्स की वैल्यू भी साथ साथ बदलती बदलती चली जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स है वो एक वेरिएबल है। और वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है W = इंटीग्रेशन ऑफ F.dr। आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि अगर हमारा फोर्स वेरिएबल हो तब वर्क निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन ऑफ F.dr करेंगे। अगर कांस्टेंट फोर्स होता, जो कि हमने पहले एक सवाल किया, तो कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है F.r। इसे आप तब यूज करना जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो। अलजेब्रा हम तब यूज करते हैं जब हमारी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो। इसे आप तब यूज करना जब फोर्स वेरिएबल हो। कैलकुलस हम तब यूज करते हैं जब गिवन क्वांटिटी वेरिएबल हो। तो मैं इसके थ्रू आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वर्क अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, तो मुझे लिखना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। यहाँ पर फोर्स जो है यहाँ पर एफ एक्स आ जाना चाहिए। दैट मीन्स आई विल टेक द कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस और उसको मैं डी एक्स दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करूंगा। जहाँ तक डॉट प्रोडक्ट में एंगल का सवाल है, तो क्योंकि फोर्स के कॉम्पोनेंट भी एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी मैं
एक्स एक्सिस के अलोंग ही ले रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर हम थीटा को 0 मान करके चल रहे हैं और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन अगर कंपोनेंट नेगेटिव हो तो वहाँ पर हमें नेगेटिव साइन भी लेना पड़ेगा, उस केस में हमारी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगी, तो cos 180 के लिए हमारा वहाँ माइनस बन जाएगा, है ना। आपको इतनी बात समझने की जरूरत है। तो अब बिल्कुल जब भी एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स की वैल्यू निकाल, एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क की वैल्यू निकालें, आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब यहाँ पर मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स अपनी जगह पर है, इंटीग्रेशन तो मुझे करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो x की लोअर लिमिट 0 है एंड x की अपर लिमिट 4 है, और इसलिए यहाँ पर मुझे लोअर लिमिट पुट कर देना चाहिए 0 एंड अपर लिमिट x की पुट कर देनी चाहिए 4। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है वो मैंने इनहेरेंटली x माना हुआ है। डी एक्स में जो x आप देख रहे हैं, ये x इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है वो कौन है, वो वेरिएबल मेरा x है। बट यहाँ पर तो y भी है ना, तो y कर क्या रहे हैं यहाँ पर y हमें कर रहा है परेशान, और हमको इस y को हटाना पड़ेगा। तो इस y को हटाने के लिए मुझे ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। मतलब जब बॉडी को मूव करवाया गया, कुछ इस तरह से करवाया गया कि x एंड y के समेशन की जो वैल्यू है वो वहाँ पर कितनी थी, 10 थी। तो इस y को हटाने के लिए अब मेरे पास एक जरिया बन गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को रहने दो, y की जगह में मैं पुट कर सकता हूँ 10 माइनस एक्स, ये एक्स अपनी जगह पर है, लिमिट भी अपनी जगह पर है। और अब अगर आप देखेंगे तो मेरी इक्वेशन से अब y हट चुका है और x आ चुका है, और x मेरा वेरिएबल है। तो अब इसे सॉल्व करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट वर्क डन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू, अब इसे मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 10x स्क्वायर डी एक्स, 10x स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बिकम एक्स क्यूब डी एक्स। मैं अलग अलग कर दिया, और लिमिट मेरा 0 to 4 है, तो 0 to 4 मेंटेन रहेगा। तो नाउ इसमें देखें तो 10 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3, द लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट विल बी 4 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी एक्स टू द पावर 4/4, लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट विल बी 4, है ना। यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स होता है एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और इसी फॉर्मूले को यूज करके मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब मुझको क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, x की जगह में पहले अपर लिमिट पुट करना होगा, फिर माइनस करके x की जगह में लोअर लिमिट पुट करना होगा। तो अगर मैं अपर लिमिट पुट करूँ तो यहाँ पर 4 पुट करूँगा तो 4 का पावर 3 हो जाएगा 64, एंड 64 इंटू 10 विल बिकम 640 डिवाइडेड बाई 3 अपनी जगह पर है। लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस। अब वापस से मुझको यहाँ पर x की जगह में अपर लिमिट पुट करनी पड़ेगी 4 टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 256/4, एंड लोअर लिमिट 0 पुट करते 0 मिलेगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। तो नाउ यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 टू द पावर 4/4 को मैं 4 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूँ, एंड 4 टू द पावर 3 की जो वैल्यू आएगी वो 64 ही आएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आ रही है 640/3 माइनस 64 आ रही है, इसको मैं चाहूँ तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं बाद में कर लूँगा। तो लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से मुझको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वर्क की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझको बतानी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना वर्क होगा, तो सिमिलर वे में हो जाएगा हमारा फॉर्मूला एफ वाई डी वाई। अब एफ वाई की वैल्यू कितनी है, एफ वाई की वैल्यू हमें गिवन है वाई स्क्वायर, डी वाई रहेगा, एंड वाई की अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूं तो वो है 0, और वाई को कहाँ तक चेंज किया हमने, 2 मीटर तक चेंज किया, तो यहाँ पर 0 से लेकर के 2 मेरी लिमिट हो जाएगी। तो नाउ वर्क अलोंग वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर डी वाई के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी y³/3, द लोअर लिमिट विल बी 0, द अपर लिमिट विल बी 2। तो फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, 8/3 मेरी वैल्यू आ रही है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, है ना। अब मुझे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी वर्क की जानकारी है, मुझे वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी वर्क की जानकारी है, और वर्क क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल वर्क के लिए मुझको एल्जेब्रिक सम करना होगा। हम वेक्टर सम नहीं करेंगे, हम एल्जेब्रिक सम करेंगे। क्यों एल्जेब्रिक सम करेंगे, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 640 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 64,
प्लस 8/3 करना है मुझे, है ना, प्लस 8/3 करना है। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर 3 है, मतलब कॉमन हो सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 640 + 8 दैट इज 648, 648/3 - 64। नाउ अब अगर मैं चाहूँ तो 648 को 3 से रिड्यूस कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 1 8, 3 6 जा 18 होता है ना, -64। और अगर मैं दोनों को माइनस करूं देन 6 - 4 विल बिकम 2। 1 से अगर मैं 6 मीन्स एक कैरी करना पड़ेगा, 11 से अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूं इट विल बी 5 और यहाँ पर 1 बचेगा। तो फाइनली मेरी जो वैल्यू आ रही है वो 152 आ रही है, और इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए 152 आनी चाहिए, जो कि गिवन भी है, और इसीलिए 152 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। मैं समझता हूँ इस सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। अ बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के ई इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। ऑलरेडी हमने जस्ट एक सवाल इसी तरह का सॉल्व किया था, वहां पर हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी, यहाँ पर डायरेक्टली हमको टॉप मोस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो बहुत आसान है, तो आप लोग जानते ही हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगी, खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो जो हमारी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी की कांस्टेंट होती है, जो कि u cos थीटा मेंटेन रहेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरी u cos थीटा रहती है। तो फाइनली हमको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में के थी, कहाँ पर थी, जब हमने फेंका था तब उस दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के ई थी, तो के ई की वैल्यू क्या रही होगी, इट विल बी इक्वल टू हाफ mu²। परफेक्ट बात है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, लेटेस्ट से के ई डैश हो जाएगी, तो हाफ सेम रहेगा, एम भी सेम रहेगा, लेकिन यू की जगह में कितना पुट करना पड़ेगा मुझे, यू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेने को कहा है, तो यहाँ पर मुझे यू कॉस 60 ले लेना चाहिए, एंड स्पीड का स्क्वायर होता तो रहेगा। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो हाफ mu² मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, जिसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू से मुझे 1/4 मल्टीप्लाई करना है, विच विल बिकम ke/4, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए, जो कि है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से आया हुआ है। क्वेश्चन है अ फोर्स F इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द x डायरेक्शन। The work done by the force is 5 joule when the object is displaced by 1 meter. If the constant alpha is 1 Newton, then beta will be. Alright, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू का डिपेंडेंस x पे है, मतलब फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है। जैसे जैसे बॉडी x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगी उसका x कोऑर्डिनेट बदलेगा, और x कोऑर्डिनेट बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा। तो फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है, और इसीलिए इस केस में वर्क निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। परफेक्ट बात है। और यहाँ पर लोअर लिमिट को मैं x1 ले लेता हूँ, अपर लिमिट को मैं x2 ले लेता हूँ। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, अब f की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो अल्फा की वैल्यू मुझे 1 लेने को कहा गया है, बीटा तो मुझे बताना है, x² रहेगा, dx भी रहेगा, और बोला है कि उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से डिस्प्लेस किया, मतलब x1 की वैल्यू को मैं 0 ले लेता हूँ, एंड फाइनली हमारी जो अपर लिमिट होगी x2 की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, एंड फाइनली यहाँ पर जो टोटल वर्क की वैल्यू गिवन है वो 5 गिवन है, मतलब वर्क की जगह में यहाँ पर मुझे 5 लिख देना चाहिए, और इसे सॉल्व करके मुझको बीटा की वैल्यू निकालनी है। काफ़ी आसान है। तो इम्प्लाइज दैट 5 इज इक्वल टू, अब मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स दैट इज डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बीटा x² dx। लोअर लिमिट हो गया 0 to 1, यहाँ भी हो गया 0 to 1। तो नाउ इम्प्लाइज दैट 5 इक्वल टू dx के इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो 1 - 0 विल बिकम 1, प्लस बीटा कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, x² dx के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी x³/3, अगेन लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट विल बी 1, implies that 5 - 1 will become 4 इक्वल टू बीटा इंटू, अब अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूं
तो 1 क्यूब बाई 3 इज 1/3 माइनस 0 क्यूब बाई 3 इज 0. तो फाइनली 4 इक्वल टू बीटा बाई 3. तो फाइनली बीटा की जो मेरी वैल्यू होगी हो जाएगी 4 इंटू 3 दैट इज 12. और इसीलिए बीटा की वैल्यू 12 आनी चाहिए. मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेवल्ड एज assertion A एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन R. assertion A क्या कहता है? इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन. एकदम करेक्ट बात है, एकदम सही बात है. यहाँ पर सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है? तो सेंट्रल फोर्स वो होते हैं जिन फोर्सेस के केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है. अभी एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम की जानकारी फिलहाल नहीं है, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और आपने रोटेशन नहीं पढ़ा है, तो आप समय के साथ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ लेंगे. क्लास 12 के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम की जानकारी होती है. तो जिन फोर्सेस के एक्शन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है उन्हें हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं. इसकी एक और डेफिनेशन है कि जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं. जैसे मान लिया जब मैं अगर आपके सामने कुछ सेंट्रल फोर्सेस के एग्जांपल रखूं, देन द आंसर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स. ये सेंट्रल फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं. इनके एक्चुअली जैसे मान लिया जाए यहाँ पर मेरे पास एक मासिव पार्टिकल है. लेट अस से यहाँ पर एक पार्टिकल हमारे पास m1 मास की और यहाँ पर एक और पार्टिकल है m2 मास की. अब इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, मतलब इन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वो एक्ट करेगा. तो जो फोर्स पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करता है उनको भी हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं. एंड जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होते हैं, मतलब हर सेंट्रल फोर्स हमारे कंजर्वेटिव नेचर का होता है. तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है? इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन. तो किनके लिए वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता? जो कंजर्वेटिव नेचर होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर वाले जो फोर्सेस होते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, इनके लिए वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. इनके लिए वर्क किस पे डिपेंड करता है? इनके लिए वर्क डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे. तो अगर आपने एक बॉडी को एक पॉइंट से मूव करवा के किसी अदर पॉइंट तक ले लिया, तो आप किस रास्ते से हो करके बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो, आप किस रास्ते से होते हुए वर्क कर रहे हो या बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो, उस रास्ते पे वर्क की वैल्यू डिपेंड नहीं करती. वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे. यहाँ पर वर्क पोजीशन के आधार पे डिसाइड होता है, न कि पाथ के आधार पे. और इन फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, सेंट्रल फोर्सेस के लिए राउंड ट्रिप में वर्क की वैल्यू 0 होती है. राउंड ट्रिप में वर्क की वैल्यू 0 होती का क्या मतलब है? कि अगर आपने बॉडी को डिस्प्लेस करते हुए वापस उसको वहीं रख दिया जहां पर बॉडी शुरुआत में थी, वर्क विल बिकम 0. और इसलिए यहां पर जो मेरा एसर्शन है एकदम करेक्ट है, दैट इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन. एकदम सही बात है. वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, किस पे करेगी? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे करेगी. और जो सेंट्रल फोर्सेस होंगे वो कंजर्वेटिव भी होते हैं और कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन होती है. नाउ अब रीजन कहता है एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी. एक बात सही है, एकदम सही बात है. जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते. पोटेंशियल एनर्जी किन के लिए डिफाइन हो सकती है? जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे. ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस द टर्म, द एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, कॉन्टेक्ट फोर्स, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर के नहीं होते. ये एनर्जी को स्टोर नहीं करते, डिसिपेट करते हैं. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को डिसिपेट करने का काम करते हैं, मतलब वो हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में सिस्टम की एनर्जी को सराउंडिंग की तरफ डिसिपेट कर देते हैं, भेज देते हैं. तो अगर किसी सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव नेचर वाले फोर्स वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट कर देंगे, हीट में कन्वर्ट कर देंगे और उनको सराउंडिंग की तरफ डिसिपेट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, सिस्टम से बाहर कर देंगे एनर्जी को. तो वहां पर एनर्जी बदल जाती है. लेकिन जो कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस होते हैं वो एनर्जी को कंजर्व करते हैं, जमा करते हैं, बचाते हैं. अगर
कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस हैं और उन्होंने काइनेटिक कम की है, तो जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू है वो उसको सिस्टम के बाहर नहीं भेजते सराउंडिंग में, उसको जमा करते हैं और उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए, द टर्म पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते। तो यहाँ पर बोलते हैं एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। एकदम सही बात है। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट अगर देखा जाए तो इनका वैसे आपस में कोई लिंक नहीं दिखता। दोनों बातें करेक्ट है बट आपस में इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए हमको इसमें अब आंसर देना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो फाइनली हमको यहाँ पर बोला है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, गलत बात है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एकदम सही बात है। ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, और बिल्कुल आपको इसी तरह से वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट को सीखना भी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अ बीड ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन on the wall of a vertical circular hoop of radius r as shown in figure. The bead moves under the combined action of gravity and a massless spring attached to the bottom of the hoop. The equilibrium length of the spring is r. If the bead is released from top of the hoop with negligible zero initial speed, the velocity of bead when the length of the spring becomes r would be spring constant is k, g is acceleration due to gravity। एकदम देखो मैं समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि एक सर्कुलर हुप है, एक सर्कुलर पाथ है, उसके अलोंग एक बीड, एक पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो चला गया। फ्रिक्शन, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं, यानी फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट है। और इसको ऊपर से नीचे आने के दौरान सिर्फ दो ही फोर्सेस का एक्शन था। पहला कौन था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। दूसरा कौन था? स्प्रिंग फोर्स था। और आप लोग को बिल्कुल मैंने बताया, स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस हैं, और दोनों के एक्शन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। काइनेटिक कम होगी तो उतना पोटेंशियल बढ़ जाएगी, काइनेटिक बढ़ेगी तो उतना पोटेंशियल कम हो जाएगी, पर दोनों का सम नहीं बदलेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। एंड अगेन अगर यहाँ पर मैं नॉर्मल फोर्स ले भी लूँ किसी पॉइंट पे, मान लिया जाए यहाँ पर आप बोलोगे सर नॉर्मल फोर्स तो होगा, है ना, तो नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है और बीड की मूवमेंट अलोंग द सरफेस है, तो अगेन एंगल कितना हो गया यहाँ पर? 90 डिग्री हो गया। एंड 90 डिग्री में वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहे, कंजर्वेटिव कर रहे हैं। कंजर्वेटिव के एक्शन में मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलती, और इसलिए यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकता हूँ, और मैं करूँगा भी। साथ ही साथ हमको ये भी कह रहा है कि जो हमारी वर्टिकल सर्कुलर हुप है, इसकी रेडियस की वैल्यू हमें आर गिवन है ना, हमें कह रहा है वर्टिकल सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस आर, करेक्ट। यहाँ तक की बात आपको समझना चाहिए। इसके अलावा एक बात और कही है कि जो हमारी स्प्रिंग है उसके इक्विलिब्रियम लेंथ किसको बोल रहे हैं? यहाँ पर हम नेचुरल लेंथ को ही स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम लेंथ कह रहे हैं। जो स्प्रिंग की हमारी नेचुरल लेंथ होती है उसको यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेंथ का नाम दिया गया है, और उसकी वैल्यू भी कितनी है? आर दी गई है। तो कहता है कि बीड मूव करते करते जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को गेन करेगा, उस मोमेंट पे बीड की वेलोसिटी क्या होगी? इस बीड की वेलोसिटी मुझे बतानी है, ठीक। तो इसको समझाने के लिए मैं अगले पेज की तरफ चलता हूँ, और जो हमारी सवाल के ऑप्शंस हैं वो अगले पेज में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि सवाल काफ़ी लेंदी था तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस को अरेंज नहीं कर पाया था। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, तो ये हमारे सामने सिचुएशन है, और जो ऑप्शंस हैं हमारे ऊपर की तरफ हैं। तो अब क्या हुआ? ये बीड मूव करते करते मान लो यहाँ पर किसी पॉइंट पे पहुँचा, है ना। यहाँ पर मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर किसी मोमेंट पे पहुँचा, तो अब जो मेरी स्प्रिंग है
कुछ इस तरह से हो जाएगी, करेक्ट। और इसकी अब लेंथ कितनी हो जानी चाहिए, तो बोलता है ये अपनी नेचुरल लेंथ, इक्विलिब्रियम लेंथ को गेन कर चुका है। मतलब ये जो लेंथ आप देख पा रहे हैं, ये जो लेंथ आप देख पा रहे हैं, इट शुड बी इक्वल टू आर। परफेक्ट बात है। नाउ हमारे इस सर्कल की रेडियस कितनी है, इस सर्कल की रेडियस भी आर है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरा सेंटर होगा सर्कल का, और ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, ये लेंथ भी कितनी हो जानी चाहिए, आर हो जानी चाहिए। मतलब मैं मानता हूँ कि बीड मूव करते 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 फाइनली यहाँ पर पहुँच चुका है, जहाँ पर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ तो गेन कर चुकी है, और हमको ये बताना है कि यहाँ पर स्पीड कितनी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको जस्ट कहा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2, ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब बोलते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब बीट को रिलीज किया गया, ऑलमोस्ट वहां पर स्पीड नेग्लिजिबल थी, और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी 0। और जैसा कि मैंने आपसे कहा भी कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप कहीं पर भी अपनी सुविधा के आधार पे, अपनी सिंप्लिसिटी पर्पस के, अपने सिंप्लिसिटी के लिए आप कहीं पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेता हूँ, है ना। हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई जीरो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग भी है, और क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ ऑलरेडी, नेचुरल लेंथ तो हमको आर बताई गई है, और यहाँ पर जब हमारी बीट टॉप मोस्ट पॉइंट पे थी तो स्प्रिंग की लेंथ हो चुकी है 2r, और इसीलिए यहाँ पर क्योंकि स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आ चुका है, तो स्प्रिंग के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम सिंप्लिसिटी के लिए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ में जीरो लेते हैं। सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को लेंगे जीरो, और अगर उसके लेंथ में x बदलाव आ गया है, इन दैट केस उसके पास रहने वाली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को हम लेते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर हमारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, कंसिडरिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स नेचुरल लेंथ, जहाँ पर x हमारी स्प्रिंग के लेंथ में आने वाला चेंज होता है। और क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्प्रिंग की लेंथ r से 2r हो चुकी है, क्योंकि हमने स्प्रिंग को 2r लेंथ मेंटेन करवाया हुआ है, तो डेफिनेटली टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ के, r से लेंथ 2r हो रखी है, तो चेंज इन लेंथ इज 2r माइनस r, दैट इज r। तो यहाँ पर हाफ के r स्क्वायर हमारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इक्वल टू। अब मुझको बात करनी है काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मान लिया जाए, इस पॉइंट पर जब बीट पहुंची तब उसकी स्पीड को मैं मान लेता हूँ v, है ना। यहाँ पर मैं बीट की स्पीड को फिलहाल के लिए एक बार v मान लेता हूँ, और इस हिसाब से हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर प्लस। अब बात करते हैं हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। तो जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे स्प्रिंग ने अपनी नेचुरल लेंथ गेन कर ली है, और नेचुरल लेंथ में हमने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया हुआ है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाउ मच, इट इज जीरो। बट डेफिनेटली क्योंकि उसकी एक वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्योंकि हमारी बीड वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर चुकी है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा, वो डिक्रीज करेगी। एंड बाय व्हाट अमाउंट इट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज बाय द अमाउंट माइनस mgh, यस और नो। और इट विल डिक्रीज बाय एन अमाउंट mgh, और इट विल बिकम माइनस mgh टू बी एग्जैक्ट, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट की वैल्यू है वो mgh होगी, और क्योंकि यहाँ पर मैंने जीरो लिया है तो इस पॉइंट के नीचे माइनस mgh हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए माइनस mg, और मुझे बस h की रिक्वायरमेंट है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो वर्टिकली कितना नीचे आ चुकी होगी, मुझे ये लेंथ निकालनी है, मुझे हाइट निकालनी है, मुझे कितना हमारी बीड नीचे आई है उस लेंथ को हमारी निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है। और इसको निकालने के लिए हमें थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की यहाँ पर मदद लेनी पड़ेगी, और ज्योमेट्री की मदद से हमको हाइट की वैल्यू निकालनी होगी। तो खैर मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये लेंथ कितनी है मेरी, मैं यहाँ पर स्प्रिंग को स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूँ ताकि समझना आपके लिए आसान भी होगा। तो ये लेंथ हमारी सर्कल की रेडियस है, ये भी हमारी सर्कल की रेडियस है, और बोल रहा है कि जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ गेन कर चुका है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लेंथ भी आर है, ये लेंथ भी आर है, ये लेंथ भी आर है, मतलब मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। आई एम हैविंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसलिए एंगल कितना हो जाना चाहिए, दिस एंगल हैज टू बी 60 डिग्री। परफेक्ट और नॉट। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा,
इट विल बिकम 30 डिग्री, यस और नो। अब देखो वो कितना नीचे आ चुका है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ये हाइट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैं ये हाइट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। क्यों निकालना चाह रहा हूँ? क्योंकि वो यहाँ से यहाँ आने तक जो हाइट का डिक्रीमेंट करेगा, वो हाइट की डिक्रीमेंट की वैल्यू सर्कल की रेडियस आर के बराबर हो जाएगी, और मुझको एक्स्ट्रा और ये भी ऐड करना पड़ेगा टोटल डिक्रीमेंट इन हाइट की वैल्यू को निकालने के लिए। अब ये लेंथ क्या हो जाएगी? तो देखिए एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, एंड 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस दैट इज आर इंटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30, एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर ये r/2 मेरी इस हाइट की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट से अब वो कितना नीचे आ चुका है, देन इट विल बी इक्वल टू r प्लस r/2 दैट इक्वल्स टू 3r/2, और इसलिए यहाँ पर जो हाइट की वैल्यू होगी वो 3r/2 हो जानी चाहिए। तो दिस इज द डिक्रीमेंटेड इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड फाइनली मुझको v के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही आंसर फट से अब आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, LHS में 1 है, RHS में 2 है, सबके पास डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि v निकालना है तो मैं काम करता हूँ -3mgr को मैं LHS की तरफ ले जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है kr² प्लस 3mgr एंड दैट इक्वल्स टू mv²। तो v² के लिए मुझको क्या करना चाहिए, m को यहाँ पर डिवाइड कर देना चाहिए। तो फाइनली अब एक लाइन में आंसर, तो v की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मुझे रूट लेना पड़ेगा, तो मैं रूट ले लेता हूँ। अब इसमें क्या लिख सकता हूँ kr² m प्लस 3mgr/m भी करूँगा तो m और m कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा मुझे 3gr मिल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आप ऑप्शंस मैच कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3rg प्लस kr² का रूट ऑप्शन 4th इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, जो कि हमें गिवन भी है। मैं समझता हूँ कि सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए वर्क एनर्जी पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। अगर आपको वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स समझने में कहीं दिक्कत नहीं जाती। मैं अपने एक्सपीरियंस अगर आपके सामने एक बात शेयर करूं तो बेसिकली वेक्टर, न्यूटन्स लॉ एंड वर्क एनर्जी पावर, ये 3 चैप्टर हमारे क्लासिकल फिजिक्स के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं। अगर आपको ये 3 चैप्टर अच्छे से आते हैं तो फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को समझ जाते हैं, आपको सफरिंग नहीं होती, आप दिक्कत फेस नहीं करते, आप आराम से कर जाते हैं। और इसलिए आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यूट्यूब में मैंने वर्क एनर्जी पावर को भी काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से सिखाया हुआ है। वहाँ पर हमने वर्क एनर्जी पावर के सारे कॉन्सेप्ट्स को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को सब सिखाया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से उस वीडियो को देख करके एडवांटेज ले सकते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे से सवालों को सॉल्व करना सीख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg is placed on a plane at a point P having coordinate 3,4 meter. Under the action of force F equal to 2I cap plus 3J cap Newton, it moves to a new point Q having coordinates 6,10 meter in 4 seconds. The average power and instantaneous power at the end of 4 seconds are in the ratio of. Alright, यहाँ पर हमें average power एंड इंस्टेंटेनियस पावर निकाल करके उनके रेशियो की वैल्यू बतानी है। एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतानी है, और हमको इन द टाइम इंटरवल 4 सेकेंड के लिए हमको एवरेज वैल्यू बतानी है, एवरेज पावर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फोर्स एक कांस्टेंट नेचर का दिया हुआ है। यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू में किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है। और यहाँ पर भी क्योंकि 2 डायमेंशन में हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि हम चाहें तो एक साथ भी आप लिख सकते हो इक्वेशन को, या आप चाहो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग सेपरेट इक्वेशन, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी सेपरेट इक्वेशन लिख करके भी आप वर्क की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फिर उनको एल्जेब्रिकली आपको ऐड कर देना है। फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वर्क डन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स इंटू एक्स, यस और नो।
अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट नेचर का रहा तब हमारा वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है एफ डॉट आर, और क्योंकि मैं एक्स एक्सिस के लिए वर्क निकालना चाहता हूँ तो मुझे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स है देखना होगा और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट है देखना होगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरी फोर्स की वैल्यू 2 है, और अगर मैं देखूँ तो पहले हमारे बॉडी का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो 3 था और अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो चुका है 6। तो 3 से 6 जाने के दौरान आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो 3 से 6 जाने के लिए मुझे 3 मीटर मूव करना पड़ेगा और इसलिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3 लूंगा और फाइनली 6 जूल हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वर्क है। तो नाउ अब मैं सिमिलर वे में वर्क अलॉन्ग वाई एक्सिस भी निकाल लेता हूँ। इट विल बी व्हाट, इट विल बी एफ वाई इंटू वाई। तो नाउ अब फोर्स की कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है, इट इज 3 एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो पहले वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो 4 मीटर पे था, अब वो 10 मीटर पे है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो फाइनली 18 जूल का वर्क हमारा हुआ है किस तरफ, 18 जूल का वर्क हुआ है हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं इट विल बी इक्वल टू वर्क अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस वर्क अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पर एल्जेब्रिक सम करूंगा बिकॉज वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो फाइनली 20 जूल का वर्क हुआ है, 24 जूल का वर्क हुआ है, फाइनली 24 जूल का यहाँ पर वर्क हुआ है। अब यहाँ पर मुझको एवरेज पावर बताना है 4 सेकेंड में एंड इंस्टेंटेनियस पावर बताना है। तो मैं बता दूं एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल वर्क कितना हो गया मेरा 24 हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया 4 हो गया। तो फाइनली 24/4 इज 6 वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर। तो पहला आंसर तो मुझे मिल गया। इसको चलो मैं ऑप्शन इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब मुझे निकालना इंस्टेंटेनियस पावर। तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टेंटेनियस पावर को निकालने का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू एफ डॉट वी। फोर्स एंड वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से हमको क्या मिलती है, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू मिलती है जो मुझे निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझको फोर्स की जानकारी है, अब मुझे वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। बिना वेलोसिटी के मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर तो नहीं निकाल पाऊंगा। तो काम करते हैं ना, बहुत आसान है। देखो हमको यहाँ पर बॉडी के मास की भी जानकारी है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, देन द आंसर विल बी व्हाट, इट विल बी 2 न्यूटन। नाउ अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो 2 है और एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सिलरेटिंग द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। और हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सिलरेशन होती है, तो मास की वैल्यू हो गई 4 इंटू एक्सिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए। तो फाइनली इससे मुझको एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिलरेशन की वैल्यू मिल गई 2/4 दैट इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलर बेसिस पे एफ वाई की वैल्यू हमारी हो गई हाउ मच, इट इज 3 implies that it will be equal to mass of the body that is 4 into acceleration of the body along y axis that is ay that equals to 3। so finally acceleration की वैल्यू along y axis हो जाएगी 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे मुझको क्या पता चल गया, मुझको ये पता चल गया कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी किस रेट में एक्सिलरेट हो रही है। नाउ पहले हमारी बॉडी रखी गई थी, मतलब शुरुआत में वो रेस्ट में थी। अब हमको ये देखना है कि इन एक्सिलरेशन की वैल्यूज के साथ 4 सेकेंड के इंटरवल में बॉडी को क्या वेलोसिटी मिलने वाली है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर उससे मुझको वेलोसिटी की जानकारी मिल जाएगी एंड फाइनली फिर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा फोर्स एंड वेलोसिटी का, उससे मुझको इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं रेशियो निकाल लूंगा। देखिए जनरली आप लोग जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर, मैं हर बार एक्स एक्सिस के अलोंग सेपरेट इक्वेशन एंड वाई एक्सिस के अलोंग सेपरेट इक्वेशन लिख रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है कि आप कॉन्सेप्चुअली सब चीज़ को समझ पाएँ। मैं चाहूँ तो मैं एक्स एंड वाई एक्सिस को कंबाइनली भी सॉल्व करके इक्वेशन को लिख करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट हो सकता है उसमें आपको समझने में हल्की दिक्कत जाए या फिर आप गलती कर बैठें, और इसीलिए मैं डिलिबरेटली जानबूझ करके मैं एक्स एक्सिस के अलोंग सेपरेट एंड वाई एक्सिस के अलोंग सेपरेट इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि आप क्रिस्टल क्लियर वे में कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ। अदरवाइज आप चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं, बट मैं अलग अलग करके सिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए और आप समझ पाएँ। अब नाउ मैं सॉल्व करता हूँ वेलोसिटी की वैल्यू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की तरफ निकालने के लिए। तो नाउ अब मैं बात करता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस की। तो नाउ अब बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 0। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिलरेशन की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ना कितने टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, 4 सेकेंड की बात हो रही है। एंड अगेन हमको वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की जानकारी चाहिए, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं कौन सी इक्वेशन लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू और वी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स प्लस ए एक्स टी। मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्ट x लिख करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपके लिए समझना आसान होगा। तो जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, जब भी किसी बॉडी की मूवमेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होती है, तब हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, ये जो इक्वेशन है इनको यूज करते हैं। एंड एक्स एक्सिस के लिए मैंने सब्सक्रिप्ट यहाँ पर x लिखा हुआ है। तो फाइनली वी एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, तो यू एक्स हो गया 0 प्लस ए एक्स की जगह में कितना पुट कर देंगे हम 1/2, टाइम की जगह में 4, तो फाइनली हो जाएगा ये 2i कैप। परफेक्ट बात है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। अब यू वाई भी 0 है, ए वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, दैट इज 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन टाइम की वैल्यू कितनी लेनी है, 4 सेकेंड, और हमको वी वाई की वैल्यू निकालनी है। अब मैं लिख सकता हूँ वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, दैट इक्वल्स टू 0 प्लस 3/4 इंटू 4, दैट इक्वल्स टू 3 जे कैप हो जाना चाहिए, मीटर पर सेकंड मेरी यूनिट हो जाएगी। यहाँ पर आई कैप लिखने का बस इतना रीजन एटी अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ जे कैप लिखने का बस इतना रीजन एटी अलोंग वाई एक्सिस। तो फाइनली मेरी वेलोसिटी वी कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स हमें कितना गिवन था, तो फोर्स की वैल्यू हमें गिवन थी 2i कैप प्लस 3j कैप। तो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये हमें फोर्स की वैल्यू गिवन थी, यूनिट मेरी न्यूटन है। जैसा कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, एंड ऑलरेडी मैंने इस क्लास की शुरुआत में ही आपको डॉट प्रोडक्ट करना सिखा दिया था। आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके हमको ऐड कर देना है। तो 2 इंटू 2 विल बिकम 4 प्लस 3 इंटू 3 विल बिकम 9, तो इट इज कमिंग टू बी 13 वॉट। तो फाइनली मेरे इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू 13 वॉट आ रही है। एंड मेरी यहाँ पर एवरेज पावर की जो वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी। तो 13 तो यहाँ पर हमको किसका रेशियो बताना था, मुझको एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर का रेशियो बताना था। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे एवरेज पावर की वैल्यू कितनी हो गई 6, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो एवरेज पावर अपॉन इंस्टेंटेनियस पावर की अगर मैं बात करूँ, इट विल बी इक्वल टू 6/13, एंड 6/13 मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। 6:13 ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। और आपको इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना था। मैं समझता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के दौरान मेरे मन में एक ख्याल और भी आ रहा है, ये है कि हमें एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की भी तो जानकारी है। मतलब हमें एक्स की वैल्यू मालूम है कि जो हमारी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग फ्रॉम द पॉइंट 3 टू द पॉइंट 6 हुई। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3 मीटर है, एंड वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4 to 10 होने के कारण 6 मीटर है। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम है 3 मीटर, एंड वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम है कितनी 6 मीटर। अब अगर हम चाहें तो x की वैल्यू 3 मीटर एंड y की वैल्यू 6 मीटर करके भी हम वेलोसिटी की फाइनल वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट इस केस में मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बनेगी फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जो कि क्या है हमारी, जो कि हमारी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax इंटू एक्स। ये मेरी काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह में पुट कर दूं 3, ax की जगह में पुट कर दूं 1/2, एंड मैं vx की वैल्यू निकालूं पुटिंग ux इक्वल टू 0, तब मुझे वैल्यू वेलोसिटी की 2 मीटर पर सेकंड मिल रही है क्या, देखो तो। तब इस केस में मुझे मिल रही है वैल्यू vx इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स की जगह में 3 पुट कर दूं। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं,
और रूट अपनी जगह पर रहेगा, तो 2 and 2 आपस में कैंसिल होकर मुझे वैल्यू मिल रही है √3 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी मिली थी, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक तो हमें क्वेश्चन में एरर समझ में आ रहा है। दूसरी बात क्या है, अगर यहाँ पर मैं इसी इक्वेशन से वी वाई की वैल्यू निकालूं तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए वाई इंटू वाई होना चाहिए। तब इस हिसाब से मुझको यू वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए वाई की वैल्यू हमें 3/4 मालूम है एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 6 है, रूट मुझे करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ देन 2 से रिड्यूस कर देता हूँ 4 को, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 6/2 इस 3 इंटू 3 इज 9 की रूट की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो ये मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू हमें मिली थी वेलोसिटी की, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये करेक्ट वैल्यू है। और ये जो वैल्यू हमें मिली है 2 आई कैप, तो एक इक्वेशन बताती है कि 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, एक और इक्वेशन बताती है कि वो √3 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सवाल में जो डाटा अवेलेबल है वही हमें गलत दिखाई दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 से लेकर के 7 होता, अगर ये 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होती तब हमें आंसर मिल सकता था। तब उस केस में मैं यहाँ पर 4 पुट करता तो 4 के रूट की वैल्यू कितनी आ जाती, 2 आ जाती। मतलब यहाँ पर मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन में एरर है। यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है ना 6,10, ये एक्चुअली में 7,10 होता तो ये सवाल एकदम परफेक्ट होता और इसमें कोई भी एरर नहीं होता। बट जो सवाल मेरे सामने था उसको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। बट यहाँ पर मैं ऐसा समझता हूँ कि इसे 7,10 होना चाहिए था, और तब जा कर के मुझको यहाँ पर भी जब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क निकाल रहा था मुझे यहाँ पर 4 पुट करना चाहिए था, और उस केस में मेरी एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क की वैल्यू 8 आनी चाहिए थी। वर्क अलोंग वाई एक्सिस एकदम परफेक्ट है, बट वर्क अलोंग जब मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर अगर 4 दिया जाता तो सवाल हर ढंग से परफेक्ट होता और तब मुझे परफेक्ट आंसर मिलता, मतलब सवाल सही होता। बट अभी डाटा मुझे गलत दिखाई दे रहा है, जो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से है। क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास m connected to a massless and unstretchable string goes in vertical circle of radius r under gravity g. The other end of the string is fixed at the center of circle. If velocity at the top of the circular path is n times of √gr, where n is more than 1, then the ratio of kinetic energy of the body at the bottom to that at the top of the circle is. ऑल राइट, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल के अलोंग एक बॉडी की मूवमेंट हो रही है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो उसकी स्पीड है वो हमें गिवन है n टाइम्स ऑफ √gr, जहाँ पर r हमारे सर्कल की रेडियस की वैल्यू है। तो कहता है कि बॉटम एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो भी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो काम करते हैं, बॉटम पॉइंट को मैं a मान लेता हूँ एंड टॉप मोस्ट पॉइंट को मैं b मान लेता हूँ। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की तो काइनेटिक एनर्जी मुझे तुरंत मिल गई। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ½ mv², एंड टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड मालूम है n टाइम्स ऑफ √gr, तो n के स्क्वायर की वैल्यू हो गई n², √gr के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी gr। तो फाइनली टॉप मोस्ट पॉइंट की मुझको काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब मुझे बॉटम की निकालनी, मीन्स पॉइंट ए की निकालनी है। तो यहाँ पर जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तब उस पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। पहला फोर्स कौन है, स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन, एंड सेकंड कौन है, दैट इज द ग्रेविटी, है ना। यहाँ पर 2 ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन है, दूसरी ग्रेविटी है। स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आती है, और उस केस में अगर वर्क हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं हो सकती, तब बदल जाती है। लेकिन इस अगर सिचुएशन में हम देखें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग तो है बट वो वर्क नहीं कर रही। आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, मान लो बॉडी यहाँ पर पहुंची तो स्ट्रिंग का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होगा। तो स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन अलोंग द रेडियस है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो तो अलोंग द टेंजेंट होगा। तभी इस केस में अगर मैं देखूं टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रहने वाला एंगल 90 है, और इसीलिए यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होने के बावजूद भी वर्क नहीं कर रही। तो ये मतलब है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0 है, कोई एक्सटर्नल तो वर्क कर ही नहीं रहा है ना। और इसीलिए यहाँ पर मैं फिर से कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी का ही एक वर्क हो पा रहा है, और क्योंकि ग्रेविटी एक
कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स होती है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी एट बी मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी तो ऑलरेडी मुझे मालूम है दैट इज हाफ एम एन स्क्वायर इंटू जी आर, एंड सिंप्लिसिटी के लिए मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहा हूँ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप आपकी सुविधा से कहीं पे भी जीरो ले सकते हैं, मैं टॉप पे जीरो ले लेता हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए मैं निकालना चाहता हूँ। अब मुझे बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो मैंने कहा था जीरो रेफरेंस के ऊपर प्लस एम जी एच, नीचे माइनस एम जी एच, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एम जी। और जहाँ तक एच का सवाल है, एच की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस आर, दैट इज 2r। एंड इस तरह से मुझको काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए की भी वैल्यू मिल गई, एंड दैट इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एम जी आर को कॉमन भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास एन स्क्वायर बाई टू प्लस ये आकर के प्लस हो चुका है, और 2 मेरे पास और एक्स्ट्रा बचने वाला है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो बॉटम एंड टॉप की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना था, मतलब मुझको काइनेटिक एनर्जी एट ए बाई काइनेटिक एनर्जी एट बी करना है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह जो है मेरे पास इसी में कर देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए बाई काइनेटिक एनर्जी एट बी मुझे करना है। दिस विल बी इक्वल टू, तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो अगर मैं देखूँ तो एम जी आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलने वाला है एन स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम यहाँ पर 2 ले लूँ तो 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस 4/2 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या बचने वाला है मेरे पास, एन स्क्वायर बाई 2। फिर से अगर मैं इन दोनों 2 and 2 को रिड्यूस कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है फाइनली, एन स्क्वायर प्लस 4/n स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 4/n स्क्वायर। ऑप्शन 4 के साथ जाऊंगा, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये सवाल हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो इसीलिए क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में जेई मेन 2025 के वर्क एनर्जी पावर से टोटल 11 सवाल आए थे, और अब हम 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आखिरी सवाल है, एंड क्वेश्चन है 29 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, एंड क्वेश्चन है a sand dropper drops sand of mass m, which is a function of time, on a conveyor belt at a rate proportional to the square root of speed v of the belt, that is dm by dt is directly proportional to root v. If p is the power delivered to run the belt at constant speed, then which of the following relationship is true? तो यहाँ पर मुझको पावर की रिगार्डिंग जानकारी देनी है ना, मुझे पावर की रिगार्डिंग जानकारी देनी है, और यहाँ पर मुझको डी एम बाई डी टी की वैल्यू रूट वी के साथ प्रोपोर्शनल बताया गया है। तो जो कन्वेयर बेल्ट है उसमें हर सेकेंड कुछ ना कुछ मास को ड्रॉप किया जा रहा है, एंड जो मास वहाँ पर हम ड्रॉप कर रहे हैं, जो सैंड हम वहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड जो यहाँ पर हमको बोला है। ठीक है, तो एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो हमारी बेल्ट है उसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है। मतलब बेल्ट एक्सीलरेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, बेल्ट तो एक्सीलरेट नहीं हो रहा, बट बेल्ट का मास क्योंकि हर सेकंड हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर मास के इंक्रीमेंट के कारण डेफिनेटली फोर्स की रिक्वायरमेंट आएगी। और इस तरह की सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू डी एम बाई डी टी। अगर किसी सिचुएशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो बट मास बदले, तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना P इंटू डी एम बाई डी टी। बट अगर मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी बदले, तब फॉर्मूला यूज करना m इंटू डी वी बाई डी टी, दैट इज m इंटू ए। और अगर दोनों चेंजेस हों, मास भी चेंज हो और वेलोसिटी भी, तो फॉर्मूला बन जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी प्लस एम इंटू डी वी बाई डी टी, है ना। तो इस तरह से आपको न्यूटन्स लॉ को याद रखना है, फोर्स निकालना सीखना है। तो फाइनली यहाँ पर हमको बोला है डी एम बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट वी। तो काम कर सकते हैं, फोर्स के एक्सप्रेशन के लिए f तो मैं निकालना चाहता हूँ, तो v अपनी जगह पर रहने देते, एंड डी एम बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू रूट वी है, तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट टाइम्स रूट वी, और इसके लिए यहाँ पर मैं डी एम बाई डी टी की जगह में लिख सकता हूँ कांस्टेंट टाइम्स रूट वी। और इसी से मुझको
फोर्स के एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई, दैट इज k टाइम्स ऑफ v टू द पावर 3/2. v इंटू रूट वी विल बिकम v टू द पावर 3/2. नाउ अब हमको किसकी वैल्यू बतानी है? पावर की वैल्यू बतानी है, मुझे पावर को जज करना है. तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पावर होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट. एफ डॉट वी की वैल्यू पावर होती है, और यहाँ पर एंगल को 0 मानते हुए पावर की वैल्यू हो जाएगी एफ वी. नाउ अब एफ का एक्सप्रेशन क्या है मेरा? यह है k टाइम्स ऑफ v टू द पावर 3/2 एंड v अपनी जगह पर रहने दिया जाए. तो फाइनली इट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ v टू द पावर 3/2. यहाँ पर मेरे पास v टू द पावर 3/2 इंटू वी है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट है क्योंकि, तो पावर ऐड हो जाएंगे. तो 3 + 2 + 1, 3/2 + 1, 3/2 + 1 विल बिकम 5/2. तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 5/2. ये मेरा आंसर होना चाहिए, बट क्योंकि ऑप्शन नहीं दिख रहा तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ. स्क्वायर करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो v का पावर 1/2 है वो कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली मैं से ऐसा भी लिख सकता हूँ, p² इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 5. और ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है फोर्थ में. तो ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, जो है भी. और इसी के साथ हमारा ये क्लास कंप्लीट होता है. मैंने सारे 11 के 11 सवाल आपके सामने काफ़ी डिटेल में रखे. मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको हर सवाल समझा सकूं, और मैंने समझाया भी. आप बिल्कुल अपना प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से करिए, और मेरे इन वीडियोज का है ना, इन क्लासेस का आप मैक्सिमम एडवांटेज उठाइए, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको हर वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपको आनी चाहिए, जो आपको जेईई मेन में फिजिक्स में एक्सेप्शनल स्कोर दिलवा सकता है. और आपको इस तरह से मैं सपोर्ट करता रहूँगा. आज की इस क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.